जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मनोज जांगड़ क्लासेज में। हम देख रहे थे अध्याय नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक। इसमें हमने 2 भाग देख लिए थे। आज हम देखेंगे कि जो कार्बन के अपरूप क्या हैं और जो विषम परमाणु या प्रकार्यात्मक समूह या कुछ हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन यौगिक हैं उनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की जो पढ़ाई है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और इतिहास गवाह है कि जिस जिस पर लोगों पर हंसा गया है, इतिहास भी उन्हीं लोगों ने रचा है। आज हम जो ये पढ़ाई कर रहे हैं इसमें हमको बहुत तकलीफ़ भी हो रही होगी या दर्द हो रहा है, लेकिन अगर हम पढ़ते रहेंगे यही जो दर्द है कल हमारी ताकत बनेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एथीन की देखेंगे और मेथेन और एथाइन, जो कि एग्जाम में इनमें से कई बार पूछ लिया जाता है कि इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो, एथीन, मेथेन और एथाइन, पहले इनके सूत्र हमको पता करने होंगे कि इनके सूत्र क्या होते हैं। अच्छा, कल हमने देखे थे हाइड्रोकार्बन के अंदर एन, इन और आइन आया था। इसका मतलब एल्केन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी आई थी। जिसमें हमने देखा था जब एन आएगा तो उन सभी में सिंगल बॉन्ड होगा, जब इन आएगा तो उसमें डबल बॉन्ड होगा और आइन होगा तो उनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के परमाणुओं के मध्य में। मैथ के लिए हम कार्बन 1 यूज करेंगे और एथ के लिए कार्बन 2। यहाँ पर हम देखते हैं एथीन है। एथीन का मतलब हो गया एथ प्लस इन, यानी कि एथ कार्बन इसमें कितने हमारे पास 2 है तो हम लिखेंगे कार्बन 2। इन है, इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड आएगा और इसका सूत्र क्या होता है हमारे पास एथीन इन में एल्केन श्रेणी का क्या हो जाएगा, एल्कीन श्रेणी का जो सूत्र होगा CnH2n होता है। मतलब हाइड्रोजन की संख्या डबल होती है कार्बन से, तो C2 इसे डबल कितना हो जाएगा, H4 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास एथीन का। वैसे अगर मेथेन की बात करें तो मेथेन के लिए कार्बन 1 आएगा, ये हो गया हमारे पास C। और N है, N का मतलब हो गया एल्केन श्रेणी का सदस्य जिसका सूत्र कल हमने देखा था CnH2n+2 होता है। इसका मतलब है कि हाइड्रोकार्बन यौगिकों में हाइड्रोजन की जो संख्या है वो 2 ज़्यादा होती है, दुगने से 2 ज़्यादा कार्बन की तुलना में। तो कार्बन की 1 है तो हाइड्रोजन की कितनी होगी, पहले तो 1 का 2 गुना तो 2 हो जाएगा और 2 से 2 ज़्यादा 4, CH4। ये मेथेन का हो गया। एथाइन की बात करें तो इसमें कार्बन की संख्या तो 2 होगी क्योंकि एथ जो है कार्बन मतलब 2 आता है, C2। और आइन है, इसका मतलब है इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा। इसका सूत्र होता है CnH2n-2। मतलब इसमें हाइड्रोजन की जो संख्या होगी वो होगी कार्बन की संख्या से 2 गुने से 2 कम। तो इसका 2 गुना हो जाएगा 4 और 4 से 2 कम हो जाएगा 2, तो C2H2। ये एथाइन का सूत्र हो गया। अच्छा, अब हम इनकी बनाएंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो देखो, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए पहले एथीन का हमें लेंगे। एथीन का मतलब हो गया हमारे पास कार्बन 2 है तो हम कार्बन 2 बनाएंगे C, और यहाँ पर हो गया ये C। तो ये हो गया हमारे पास कार्बन 2। अच्छा, हम बात करें हाइड्रोजन 4 हैं तो हाइड्रोजन 4 दर्शाएंगे। तो हाइड्रोजन 4 के लिए हम यहाँ पर लगा देते हैं, एक तो हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये, तो 2 हाइड्रोजन तो इस कार्बन के पास और 2 ही हाइड्रोजन हमारे पास आ जाएंगे इस कार्बन के पास। तो ये हो गए हमारे पास 4 हाइड्रोजन, C2H4। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है मतलब इलेक्ट्रॉन दर्शाने हैं। हमको पता है कार्बन जो है उसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाह्यतम कोश से हम 4 इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए हम 1 इलेक्ट्रॉन तो ये रहा इसका और 1 इलेक्ट्रॉन ये, 2 तो हो गए। अभी 2 और बच्चे हैं इस कार्बन के, तो 2 एक मैं इधर लगा देता हूँ, ये हो गए 3 और 1 ये हो गया इधर, ये 4। तो इस कार्बन के 4 पूरे हो गए। इसी तरीके से एक कार्बन और है तो इसके भी बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन दर्शा देते हैं हम इसके लिए, 1 ये 2 और ये कार्बन का इधर हो गया 1 3 और एक कार्बन का हो गया 4। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हाइड्रोजन है वो 1 नंबर पर आता है, इसका मतलब इसके बाह्यतम कोश में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो बाह्यतम कोश में इस हाइड्रोजन के तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस हाइड्रोजन के भी बाह्यतम कोश में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इस हाइड्रोजन के भी बाह्यतम कोश में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा और इस हाइड्रोजन के भी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन।
अब हमको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। तो देखो इस कार्बन की अगर हम बात करें तो अपना अष्टक नियम पूरा करना चाहेगा। अष्टक नियम का मतलब है अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा। तो देखो 4 तो खुद के पास थे, 2 इस हाइड्रोजन के काम आ जाएंगे, एक ये और एक ये, तो 4 2 6 और 2 इस कार्बन के ले लेगा ये, तो 2 कितने हो गए, 8 हो गए। तो इसका मतलब इसके पास 8 कब होंगे, देखो 4 तो खुद के पास थे, 2 ये हो गए 6 और 2 ये हो गए 8। इसका मतलब हम बात करें तो ये यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक। अब देखो इस कार्बन के पास कितने हो गए, 8। अगर हम गिनेंगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस कार्बन का अष्टक नियम पूरा हो गया। वैसे इस कार्बन की बात करेंगे तो इसका भी अष्टक पूरा करना है। 4 तो ये खुद के पास थे, एक ये हाइड्रोजन का हो जाएगा 5, एक इस हाइड्रोजन का हो जाएगा 6 और 2 ये हो जाएंगे 8। तो देखो ये भी जो है कार्बन वो अपना अष्टक नियम पूरा करेगा। तो इस तरीके से ये 8 इलेक्ट्रॉनों को मतलब इस तरीके से साझेदारी कर लेगा ये, और ये लो। तो इस कार्बन के पास भी बाह्यतम कोश में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब हमारे पास रहे हैं सिर्फ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में पहले एक ही कोश होता है और पहले कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने, एक तो खुद के पास था इस हाइड्रोजन के लिए, एक ही इलेक्ट्रॉन काम में ले लेगा। तो इस हाइड्रोजन के पास तो कितने हो गए, 2 हो गए। इस हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इस हाइड्रोजन के पास भी कितने हो गए, 2 हो गए। इस हाइड्रोजन की बात करेंगे, एक तो ये रहा, एक इस कार्बन का काम में ले लेगा, तो इसके पास भी कितने हो गए, ये 2 हो गए। और इस हाइड्रोजन की बात करें, एक ये और एक ये कार्बन का, इसके भी पास कितने हो गए, 2 हो गए। तो इस तरीके से ये जो है वो बन गई हमारे पास एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब हमको इसके मध्य बंध लगाना है। तो बंध कैसे लगाएंगे, देखो ये कार्बन है, ये कार्बन था, जो पहले थे हम वैसे लिख देते हैं, ये कार्बन है और ये भी हमारे पास कार्बन है। यहाँ पर अब देखो 2 जब इलेक्ट्रॉन है वो एक बंध का निर्माण करेंगे, तो ये 2 तो है वो तो इस एक बंध का निर्माण कर लेंगे। तो एक बंध तो हमारे पास ये हो जाएगा। ये नीचे वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी एक बंध का निर्माण कर लेगा। तो ये 2 हमारे पास इस तरीके से बंध बन जाएंगे बीच में। हाइड्रोजन की बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बंध बन जाएगा इनके बीच में, यानी कि ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा बंध। तो H यहाँ पर है हमारे पास, H यहाँ पर है और ये एक ऐसे बंध हो जाएगा। इसी तरीके से एक H ये है, ये हमारे पास एक बंध इस तरीके से बना लेगा। इनकी बात करें तो ये इस कार्बन के साथ ही हाइड्रोजन का ये बंध बन जाएगा हमारे पास, ये इस तरीके से हाइड्रोजन का बंध बन गया। और इसकी बात करें तो ये एक बंध बन जाएगा हाइड्रोजन का, और ये रहा। तो ये जो है वो तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है और इसकी जो संरचना इस तरीके से बनेगी। तो एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछे तो हमको इस तरीके से बनानी है। वैसे ही अगर हम बात करें मेथेन की, तो इसका मतलब कार्बन 1 लेना है, तो हम कार्बन 1 ले लेंगे। ये ले लिया हमने कार्बन 1। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे। हाइड्रोजन कितने लेने हैं, 4, तो हम 4 हाइड्रोजन लगा लेते हैं। एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन हम इधर कर लेंगे, एक हाइड्रोजन ये रहा, 3 हो गए, और एक हाइड्रोजन हम ले लेते हैं ऊपर। ये 4 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम एक इलेक्ट्रॉन दर्शा देते हैं यहाँ पर। इसका एक ये हो गया, इस हाइड्रोजन का एक ये इधर हो गया, इस हाइड्रोजन का एक ये इधर हो गया। हाइड्रोजन के कंप्लीट। लेकिन हमको कार्बन के भी लेने हैं। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 होते हैं, तो एक तो ये रहा हमारे पास डॉट वाला, एक ये रहा हमारे पास डॉट वाला 2, एक ये रहा हमारे पास 3 और एक ये रहा 4। अच्छा, तो डॉट वाले हैं वो तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन हैं, और जो आपको एक क्रॉस वाले दिख रहे हैं वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं। अब हम देखते हैं कार्बन के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं हमको। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरा करेंगे, देखो 4 तो खुद के पास थे, एक ये हाइड्रोजन का हो जाएगा 5, एक इस हाइड्रोजन का 6, एक इस हाइड्रोजन का 7 और एक इस हाइड्रोजन का हो जाएगा 8 हो जाएंगे। मतलब सभी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके। अब देखो सभी इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस तरीके से संरचना बनेगी इसकी। तो ये तो हो गए कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 8 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे पहले वाले कोश में, तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं हाइड्रोजन के पास। एक तो खुद के पास था, एक ये, तो ये तो हो गए हमारे पास इस हाइड्रोजन के पास। इसी तरीके से इस हाइड्रोजन के पास ये हो जाएगा, इसी तरीके से इस हाइड्रोजन के पास ये हो जाएगा, और इस तरीके से इस हाइड्रोजन के पास, सॉरी ये आगे तक आएगा, एक ये हो जाएगा। तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसकी बन गई इस बार, ये CH4 के बन गई। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाए, देखो कार्बन जो था ये तो कार्बन हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक बंध का निर्माण करेंगे, तो ये एक बंध का निर्माण कर लिया H, ये एक बंध का निर्माण इधर कर लेंगे H, ये एक बंध का निर्माण नीचे हो जाएगा तो ये हो गया H, और एक बंध का निर्माण इधर हो जाएगा तो ये भी हो गया H।
ये जो संरचना है वो है मेथेन की। अब हमारे पास एक और रही है एथाइन की, मतलब कार्बन 2 लेने हैं और हाइड्रोजन 2। तो कार्बन 2 है तो कार्बन 1 ये हो गया और कार्बन 2 नंबर वाला ये हो गया। हाइड्रोजन भी 2 लेने हैं तो हाइड्रोजन मतलब दोनों के पास एक एक है, तो एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर है। अब इसकी हमको वो बनानी है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में तो एक ही होगा, इस हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में भी एक होगा। इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4 दर्शा देते हैं हम यहाँ पर, जैसे 1 है, 2, 3 और ये 4। इस कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1, 2, 3 और ये 4। इसके भी 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 होता है, इसके भी बाह्यतम कोश में 1 होता है। अब आप लोगों को ये खुद को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है और बतानी है कि इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनेगी और कार्बन कार्बन के मध्य कितने बंध बनेंगे। यहाँ से जैसे देखो एथीन में डबल बॉन्ड बना था, मेथेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड आए थे, और यहाँ पर एथाइन के अंदर यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य कितने बंध आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं आगे वाला टॉपिक, कार्बन के अपरूप क्या होते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास कार्बन के अपरूप। तो कार्बन के अपरूप क्या होते हैं वो देखते हैं हम। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है अपर रूप। अपर रूप का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर कोई भी तत्व है वो अनेक रूपों में पाया जा सकता है, मतलब उसके विविध रूप हो सकते हैं। जैसे कार्बन है वो अलग अलग रूपों में पाया जा सकता है, लेकिन जो इसके भौतिक गुण हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, परंतु इसके जो रासायनिक गुण हैं वो बिल्कुल समान रहेंगे। इसी को हम कहते हैं अपर रूप, और इस गुण को कहते हैं अपर रूपता। तो अपर रूपता किसे कहते हैं? कोई भी जो तत्व है उसके जो भौतिक गुण हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन उसके रासायनिक गुण बिल्कुल समान होते हैं, उसी को हम अपर रूप कहते हैं। वैसे अगर हम बात करें, जैसे पानी है, पानी अलग अलग जो है अलग अलग रूपों में पाया जाता है। जैसे जल का सूत्र H2O है तो ये फिक्स है। अब चाहे वो भाप बनेगी तो भी उसका सूत्र H2O रहेगा। अगर वो बर्फ़ बनेगी, उसको हम अगर फ्रिज के अंदर रख देंगे, बर्फ़ बनेगी तो भी उसका सूत्र H2O ही रहेगा। अलग अलग रूप हो सकते हैं, वो जो भौतिक गुण हैं उनके अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन जो रासायनिक गुण है अगर वो किसी से विक्रिया करते हैं तो वो उनके जो साथ उत्पाद बनता है वो सेम रिएक्शन करेंगे। ये इसके रासायनिक गुण है। तो रासायनिक गुण समान होंगे परंतु भौतिक गुण अलग अलग होंगे एक ही तत्व के। लेकिन हम यहाँ पर कार्बन की बात करें तो हम सिर्फ यहाँ पर कार्बन के बारे में देखेंगे कि जो कार्बन है वो कैसे कैसे प्रकृति में पाया जाता है। सिर्फ उसमें कार्बन के ही तत्व रहेंगे और किसी के नहीं रहेंगे। जिसमें से 1 नंबर पर आता है हमारे पास हीरा। अच्छा, जो हीरा है, हीरे में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीरे के अंदर कार्बन तत्व पाया जाता है, और कार्बन तत्व मतलब कार्बन के अलावा उसमें कुछ नहीं पाया जाता। अब देखो, जो हमारे पास खादान वगैरह होते हैं वहाँ पर जब खुदाई की जाती है तो वहाँ पर कभी कभी हीरे निकल आते हैं। तो हीरे बनते कैसे हैं? तो पृथ्वी की गहराई के अंदर उच्च ताप, मतलब ताप बहुत ज़्यादा हो जाता है और दाब भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो धीरे धीरे जो कोयले हैं वो हीरे में परिवर्तित हो जाते हैं, उसमें शुद्ध कार्बन पाया जाता है। ये जो उच्च ताप और दाब के कारण वो जो है हमारे पास कोयले वो हीरे के अंदर बदल जाते हैं। अब इस हीरे के अंदर जो कार्बन पाए जाते हैं, कार्बन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होती है वो देखेंगे। अब जो हीरा होता है वो पारदर्शी भी होता है, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, तो वो देखते हैं हम आइए इसकी स्ट्रक्चर। कार्बन के अंदर देखो, हीरे के अंदर कार्बन पाए जाएंगे। अब ये जो बहुत सारे उसमें कार्बन उपस्थित होंगे, कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये जो कार्बन है इसके पास और भी कार्बन उपस्थित रहेंगे कुछ इस तरीके से, बहुत सारे कार्बन है वो अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। अर्थात इसकी बात करें तो ये जो कार्बन है ये इस कार्बन से भी जुड़ा रहेगा, ये ऊपर इस कार्बन से भी और इस कार्बन से भी इस कार्बन। इसका मतलब इसकी संयोजकता पूरी हो रही है। तो ये वाला कार्बन है, ये भी अगर देखो इसकी बात करेंगे तो ये भी जो है अन्य 4 कार्बन से जुड़ा रहेगा। जैसे इस कार्बन की बात करेंगे तो देखो अन्य 4 ये हो गए इसके लिए, तो ये 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा है। अब ये जो इसकी संयोजकता पूरी हो गई, इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, कोई भी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इसका मतलब है विद्युत का चालन नहीं करेंगे। विद्युत का चालन सिर्फ वे ही तत्व करते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इस हीरे की संरचना में अगर हम देखें तो कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का
कुचालक होता है, अर्थात इसमें विद्युत का चालन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। इसकी जो संरचना है वो होती है 3D में, त्रिआयामी होती है, त्रिआयामी, 3D या त्रिआयामी, ठीक है। और ये कठोर होता है। प्रकृति में सबसे जो कठोर पदार्थ पाया जाता है वो होता है हमारे पास हीरा। अच्छा, इसमें भी कार्बन है, तो ये है इसका पहला रूप हीरा। अब अगर हम बात करें नंबर 2 पर ग्रेफाइट की, तो ये जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के अंदर भी शुद्ध कार्बन पाए जाते हैं, लेकिन ये जो ग्रेफाइट है बहुत ही मुलायम होता है और चिकना होता है। तो इसकी संरचना में ऐसा क्या है कि एक तो कठोर हो गया लेकिन एक चिकना हो गया। अब देखो, ये जो इसमें कार्बन पाए जाते हैं वो अन्य केवल 3 ही कार्बन परमाणुओं से जुड़े रहते हैं। इसमें केवल 4 से जुड़ा था, ये 3 से। 3 की बात करें, ये अगर एक इधर है, 1, ये 2 और ये 3, तो 3 कार्बन हो गए। लेकिन यहाँ पर एक में डबल बॉन्ड पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है, और यहाँ पर सिंगल, एक में डबल बॉन्ड पाया जाता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि अगर ये डबल बॉन्ड पाया जाता है और एक में सिंगल, तो कभी कभी क्या होता है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी रह जाते हैं। क्योंकि इसकी देखो, अगर संयोजकता की बात करें, 3 ही है बंध हमारे पास, एक बंध और होना चाहिए था, एक बंध नहीं होने के कारण इलेक्ट्रॉन मुक्त रह गया। इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो आकृति होती है ग्रेफाइट की, वो षटकोणीय होती है। इसकी जो आकृति होती है वो ऐसे षटकोणीय होती है। इस तरीके से इसकी आकृति षटकोणीय हो जाएगी। अब देखो, ग्रेफाइट में ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है कि ये इस पूरी संरचना में इलेक्ट्रॉन गति करते रहेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन गति कर देते हैं तो उसमें विद्युत का चालन जरूर होता है। तो इसलिए ये जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक होता है। इसलिए कई बार पूछ लिया जाता है कि सभी अधातु विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ऐसी कौन सी धातु है जो विद्युत की सुचालक है? तो ये जो अधातु है हमारे पास, कार्बन क्या है? अधातु है और अधातु है। लेकिन ये जो कार्बन है जो ग्रेफाइट की संरचना बना रहा है, इसमें विद्युत का चालन हो रहा है, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी संरचना में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत का सुचालक हो गया। ये अपवाद में आता है, ध्यान रखना। ये कैसा होता है? ये चिकना होता है, मुलायम होता है, और इसकी आकृति षटकोणीय होती है। वैसे अगर हम बात करें फ्लोरीन की, अब फ्लोरीन की संरचना में देखो, कार्बन है वो अन्य कार्बन के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन ये जो है वो इसकी संरचना गोल गुंबद जैसी बन जाती है, गोल गुंबद जैसी बन जाती है। और इसका आविष्कार सबसे पहले बकमिंस्टर फुलर नामक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था, इसलिए उसने अपने नाम पर इस संरचना का जो नाम है वो फ्लोरीन रख दिया। अब इस फ्लोरीन की संरचना में इसकी फुटबॉल जैसी संरचना होती है। ये कैसी संरचना हो गई है? फुटबॉल जैसी संरचना। इस फुटबॉल जैसी संरचना में ये जो कार्बन की संख्या है वो लगभग 60 से 70 होती है। कार्बन की संख्या 60 से 70 होती है, इसलिए इसको हम फ्लोरीन कहते हैं। तो ये है कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया है तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर रिवाइज करके देखें, ज़रूर समझ में आ जाएगा। अगर हमको आगे बढ़ना है तो ये ज़रूरी है कि हम पढ़ते भी जाएं, ठीक है। अगर हम अपने ख्वाब देख रहे हैं, कुछ सपने हैं, कुछ मंजिल है, अगर हमको मंजिल तक अगर चलना है या मंजिल को पाना है तो सफ़र तो तय करना ही पड़ेगा। केवल वहाँ पर खड़े रहकर हम मंजिल को देख नहीं सकते। उसको हासिल करने के लिए आपको अपने कदम बढ़ाने ज़रूर पड़ेंगे। कक्षा 10 है, इसमें कई जगह हम देखते भी हैं कि कुछ लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी नंबर नहीं आ पाते। कमी कहाँ रह जाती है? तो कमी उसके शेड्यूल में रह जाती है, उसकी एकाग्रता में रह जाती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो शुरू से लेकर लास्ट तक केवल सोचते ही रहते हैं हम कर लेंगे, लेकिन किया कभी नहीं उसने। तो इसलिए हमको ऐसा नहीं करना है हम केवल सोचते रहेंगे, नहीं। अगर हमको वास्तव में अगर कक्षा 10 में कुछ करके दिखाना है तो उसके लिए हमको सोचना नहीं है, अभी से करना है, शुरू कर देना है अभी से। तो दिन रात हमको सिर्फ एक, पहले आपको अपनी मंजिल तय कर लो, अपने जो आपका लक्ष्य है वो निर्धारित कर लो, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो अपनी मंजिल तक आप आराम से पहुंच जाएंगे।
अगर मंजिल नहीं भी मिली तो क्या हुआ, हमारा रास्ता इतना सुगम और सरल हो जाएगा, हम उसके अच्छे राहगीर तो बन सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके आगे का टॉपिक, विषम परमाणु और प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है। विषम परमाणु, सपने वो नहीं जो हमें सुकून की नींद देते हैं, सपने तो वो होते हैं हकीकत के जो हमको रात में सोने तक नहीं देते। और वास्तव में सपने भी वही होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, और वो जो इन सपनों के लिए हम हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। कुछ लोगों को रात को नींद भी नहीं आती अच्छे से, वो इस कारण नहीं कि वो परेशान है, नहीं, वो सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए चिंतित है कि वो कैसे लक्ष्य को हासिल करें। कुछ हैं कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो दिन रात लगे रहते हैं, इसलिए उनको नींद नहीं आती, कैसे भी करके उनको लक्ष्य हासिल करना रहता है। अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए आपको कुछ अपनी थोड़ी सी नींद के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, नींद को भी आपको थोड़ी सी गंवानी पड़ेगी। आइए हम देखते हैं विषम परमाणु। तो इधर देखना है आप लोगों को और समझना है विषम परमाणु क्या है, रटना जैसे कुछ भी नहीं है। देखो विषम परमाणु क्या होता है, हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब मैंने बताया था, जब ये कार्बन की कोई श्रृंखला है, इसमें क्या है कि हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, इसमें हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, मतलब ऐसे श्रृंखला जिसमें सिर्फ क्या हो, हाइड्रोजन और कार्बन ही हो, उसको हम हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कार्बन की संयोजकता पूरी हो रही है, 4 बंध इधर बन गए, इस कार्बन के 4 इधर बन गए, इस कार्बन के 4 ये बन गए। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के पास अगर हमारे पास कोई अन्य तत्व आ जाए और वो जो तत्व है इस हाइड्रोजन से ज़्यादा अगर क्रियाशील है, मतलब हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील होगा, हाइड्रोजन कमज़ोर है और कुछ शक्तिशाली आ गया। जैसे हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन गैस आ गई यहाँ से इसके पास में, अब होगा क्या, ये जो क्लोरीन तो ज़्यादा क्रियाशील है, मतलब इसमें पावर ज़्यादा है, तो इसलिए ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन गैस Cl2, मतलब क्लोरीन के 2 परमाणु है इसमें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको Cl और Cl। तो होगा क्या, ये जो क्लोरीन है इस हाइड्रोजन को तो यहाँ से हटा देगी, इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगी। अच्छा क्यों हटा पाई है यहाँ पर, क्योंकि क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील तत्व है, इसलिए अगर कम होता तो हाइड्रोजन को ये नहीं हटा पाता, तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और यहाँ से जो ये एक क्लोरीन है वो चला जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से तो हाइड्रोजन बाहर निकल गया, यहाँ से एक क्लोरीन, तो ये जो है HCl तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये जो क्लोरीन है यहाँ पर आकर लग जाएगा, तो संरचना क्या बन जाएगी, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल कर ये जो क्लोरीन है वो तो यहाँ आ गया और ये हाइड्रोजन इसके पास आ गया। तो देखो क्लोरीन आ गया यहाँ पर। अब इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और क्या आ गया, क्लोरीन और आ गया। तो ये जो क्लोरीन है, ऐसे परमाणुओं को या ऐसे तत्वों को ही हम विषम परमाणु कहते हैं। तो विषम परमाणु किसे कहेंगे, ऐसी हाइड्रोजन कार्बन श्रृंखला जिसमें कोई परमाणु हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। किसको, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, तो हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाले जो तत्व हैं, परमाणु हैं, उन्हीं को हम विषम परमाणु कहते हैं। तो विषम परमाणु किसे कहेंगे, बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंदर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले परमाणुओं को ही हम विषम परमाणु कहते हैं। वो आपका हो सकता है जैसे क्लोरीन है, इसके अलावा और भी हो सकता है जैसे ब्रोमीन है, इसके अलावा और भी हो सकता है जैसे आयोडीन है, और भी कई प्रकार के आपके पास समूह हो सकते हैं। OH है जैसे जिसको एल्कोहल भी कहते हैं, CHO है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, बॉन्ड COOH है, ये भी आगे बता दूंगा ये क्या होता है। लेकिन विषम परमाणु की परिभाषा क्या हो जाएगी, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले परमाणुओं को ही हम विषम परमाणु कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रकार्यात्मक समूह है। चलो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, बाकी हम देखेंगे कल, जिसमें प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं, समजातीय श्रेणी क्या होती है, समजातीय श्रेणी की विशेषताएं क्या क्या होती है, और जो कार्बन के यौगिक हैं उनके रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं, और बड़े ही सरल तरीके से देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस चैप्टर में रटने जैसा कुछ भी ना हो, क्योंकि ये जो चैप्टर है कुछ लोगों का मानना है, कुछ स्टूडेंट्स का, कि काफ़ी हार्ड है, और हम ये कोशिश करेंगे इस चैप्टर को हम इतनी आसान भाषा में बना दें ताकि आपको भी जल्दी समझ में आ जाए, जिसमें रटने जैसा कुछ ना हो।
लेकिन आप लोग जो है वो मैं कहता हूँ वो आप तो काम करते नहीं आ रहे अभी तक। आप वीडियो को लाइक भी नहीं करते, जितने देखते हैं जितने व्यूज़ आते हैं उतने तो लाइक भी नहीं करते। तो आपका लाइक करने में क्या जाएगा। तो एक तो नीचे अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। और जो भी अगर अपने दोस्त हैं अपने आसपास जो भी अगर कक्षा 10 में हैं जो भी स्टूडेंट्स, तो आप उन लोगों को भी वीडियो पहुँचाएँ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आपको और कौन से चैप्टर का यहाँ पर स्टडी करना है तो आप वो में कमेंट कर सकते हैं। और कुछ ही दिनों के अंदर जो कक्षा 12 फिजिक्स है उसका भी यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा, यहाँ पर इसकी स्टडी करवाई जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।